ये इकोनॉमिक्स का दूसरा क्लास है। इससे पहले क्लास में आप सभी लोगों ने देखा था कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है और उसमें कौन कौन सी समस्याओं के बारे में हमें चर्चा करना है। उन समस्याओं की चर्चा करने के बाद हमारा ये दायित्व बनता है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। तो शायद आपको याद हो, मैंने प्रीवियस क्लास में चर्चा की थी कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर एक कंट्री के द्वारा अलग अलग तरीके से दिया जाता है, लेकिन विश्व में इतने सारे देश हैं और अगर हम सब देशों के अलग अलग समाधान को जानने लगे तो फिर ये मुश्किल हो जाती है। लेकिन सारे विश्व के सभी देशों को हम उसके अर्थव्यवस्था के आधार पर, उसके इकोनॉमी के आधार पर 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और तीसरा नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों तरह के अर्थव्यवस्था वाले सभी देशों में, जनरली विश्व के सभी देशों के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में हम परिभाषित कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है। तो अभी सीधी सी बात आप ये समझने की कोशिश करें कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर कैपिटल पर मेन फोकस दिया जाता है और प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। सोशलिस्ट इकोनॉमी में समाज के लाभ को, समाज के वेलफेयर को ध्यान में ज्यादा रखा जाता है और मिक्स्ड इकोनॉमी वही है जहां पर कुछ भाग सोशलिस्ट इकोनॉमी और कुछ भाग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से मिलता जुलता हो। अब इससे ज्यादा इन तीनों इकोनॉमी के बारे में जानने से पहले हम उन सभी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जिनके जवाब हमें ढूंढने थे, जिनके सॉल्यूशन हमें ढूंढने थे, उन पर आ जाते हैं। तो जैसा कि हमें याद है कि पहला सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम था व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज का उत्पादन किया जाए। तो पहले क्वेश्चन का जवाब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के द्वारा क्या दिया जाएगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बताती है वो प्रोडक्ट, वो चीजें उत्पादित करो जिसमें लाभ की मात्रा अधिक से अधिक हो। तो इनका मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन के लिए हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जवाब ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम था कि हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए। तो उत्पादन करने के 2 तरीकों के बारे में पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी। उन 2 तरीकों में एक था कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा था लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक था प्रोडक्शन का जिसमें कैपिटल की मात्रा ज्यादा उपयोग होती है और लेबर की मात्रा अपेक्षाकृत कम उपयोग होती है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वाले कंट्री में लेबर रेट बहुत ज्यादा सस्ता नहीं होता है क्योंकि वहां पर बेरोजगारी कम होती है। तो यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का ही उपयोग किया जाएगा प्रोडक्शन में। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा था फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने अभी तक देखा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर का मोटिव प्रॉफिट मोटिव होता है।
तो इस आधार पर ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन वो करना चाहते हैं जिस प्रोडक्ट्स में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करने की संभावना हो। तो अब इस टॉपिक से उठकर हम एक बार प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं। तो प्रोडक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, उत्पाद कितने प्रकार के होते हैं, वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। तो वस्तुएं जनरली 3 प्रकार की होती है। एक लग्जरी गुड्स, दूसरा नेसेसिटी गुड्स और तीसरा होता है इंफीरियर गुड्स। जब हम नेक्स्ट चैप्टर डिमांड की तरफ जाएंगे तो वहां पर इसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इतना जान लेने की जरूरत है कि ऐसे गुड्स जो कि इंसान को सरवाइव करने के लिए आवश्यक हो उसे हम नेसेसिटी कहते हैं। ऐसे गुड्स जो हमारा काम आसान बनाते हैं उसे हम लग्जरी कहते हैं, और ऐसे गुड्स जिनका उपयोग हम इनकम के कम हो जाने पर अधिक कर देते हैं तो उसे हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं। तो सीधी सी बात इस बातों से पता चल रही है कि नेसेसिटी गुड्स का डिमांड हर एक लोगों के लिए होता है। इंफीरियर गुड्स केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयोगी होता है जिनका इनकम लेवल बहुत ही कम हो, और लग्जरियस गुड्स उन लोगों के लिए ही तर्कसंगत सुटेबल होता है जिन लोगों का अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद कुछ ना कुछ सेविंग्स हो जाए। तो इसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट is paid only on luxurious goods। then कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले जो हैं वो क्या सोचते हैं कि लग्जरियस गुड्स का उत्पादन मैक्सिमम करो जिससे कि हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो। और सबसे आखिरी क्वेश्चन कि व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक वृद्धि के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाएं। और इसी क्वेश्चन में हमने पिछले क्लास में एक टॉपिक जोड़ दिया था। वो टॉपिक था कि हम कितने रिसोर्सेज का अभी उपयोग करें और कितना रिसोर्सेज हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा कर रखने की कोशिश करें। तो यहां पर पहले क्वेश्चन का जवाब देते हुए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहता है कि provide free facility to consumers, provides free facility to society। मतलब आप समाज को फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड करो ताकि उन्हें अपने रिसोर्सेज, अपनी जरूरतों पर या अपनी समस्याओं पर ज्यादा खर्च करना ना पड़े, और इससे सेविंग होने की मात्रा ज्यादा होती है। और कैपिटल का फॉर्मेशन, जैसा कि सभी को पता है, कैपिटल का फॉर्मेशन सेविंग्स के थ्रू ही होता है। दूसरी बात कि कितने रिसोर्सेज का अभी यूज कर लिया जाए और कितने रिसोर्सेज को हमें भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले कहते हैं कि अभी जितना उपयोग होता है हमारे रिसोर्सेज का उतना उपयोग करें, और भविष्य के लिए हम नए रिसोर्सेज खोजने की कोशिश करें या अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हम बनाने की कोशिश करें। तो इस 4 क्वेश्चन का जवाब मिल जाने के बाद हम लोग ये बता सकते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जहां पर एक उत्पादक का मोटिव प्रॉफिट मोटिव होता है। वो प्रोडक्शन के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का उपयोग करता है। लग्जरियस गुड्स को वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है ताकि उस पर मिलने वाला प्रॉफिट अधिक से अधिक हो सके, और वो लोगों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए फ्री फैसिलिटीज अवेलेबल करवाता है जिससे लोगों को अपने रिसोर्सेज कम से कम खर्च करने पड़े। चले, तो इस टॉपिक के बाद हम बात करते हैं कि इन्हीं 4 प्रॉब्लम्स का जवाब एक सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे देती है। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि हम सभी को पता है, पहला क्वेश्चन था व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक, तो किस चीज का उत्पादन किया जाए। तो यहां पर सीधी सी बात है कि ऐसे चीजों का उत्पादन करें जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो या ना हो ये मायने नहीं रखता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले बताते हैं कि ऐसे चीजों का उत्पादन करो
उन चीजों का उत्पादन करो, उन लोगों के लिए उत्पादन करो जिससे समाज सेवा बढ़े, सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो। तो ये सीधी सी बात बताते हैं कि आप नेसेसिटीज का उत्पादन करो। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए। तो उत्पादन करने के दो तरीकों के बारे में हमने अभी जाना था, एक था लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक था कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक है प्रोडक्शन का जहां पर कैपिटल की उपयोगिता लेबर के अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। उसी तरीके से लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक है प्रोडक्शन का जहां पर कैपिटल से ज्यादा जरूरत लेबर्स की होती है, कैपिटल से ज्यादा वैल्यू लेबर को दिया जाता है। और इससे होता क्या है, समाज के लोगों को रोजगार मिलता है और उनका कल्याण होता है। इसी कारण सोशलिस्टिक इकोनॉमी वाले बतलाते हैं कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव टेक्निक से करना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न, उत्पादन किसके लिए करना चाहिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि नेसेसिटीज गुड्स का उत्पादन करने पर ज्यादा जोर दे रही है क्योंकि इनका मोटिव जो होता है वो होता है वेलफेयर मोटिव। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि नेसेसिटीज की जरूरत किन किन लोगों को होती है। तो नेसेसिटीज की जरूरत सभी प्रकार के लोगों की को होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। लेकिन अमीर जो हैं वो उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं जो कि वो अपनी जरूरतों को और बाकी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने धन को खर्च कर सकें। लेकिन एक गरीब के पास, एक मामूली आय वर्ग वाले इंसान के पास उतना इनकम नहीं होता है कि वो अपनी सभी इच्छाओं पर अच्छे से खर्च कर सके उसे और सभी इच्छाओं को संतुष्ट करने की कोशिश कर सके। तो यहाँ पर ये इकोनॉमी बतलाता है हमें, सोशलिस्टिक इकोनॉमी मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था हमें बतलाता है कि आप पुअर पीपल्स के लिए प्रोडक्शन करो ऐसे गुड्स का जो कि उनके लिए लाभकारी हो। और यहां पर हम दूसरा आंसर भी जान सकते हैं कि गरीब के लिए भी प्रोडक्शन करो और सभी के लिए प्रोडक्शन करो जिससे सभी का भला हो, सोशल वेलफेयर की जो हमारी भावना है वो पूरी हो जाए। और सबसे लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कि क्या किया जाए जिससे लोगों का फ्यूचर में विकास हो। तो सीधी सी बात इनको बतलाना था, सीधा सा आंसर इन लोगों के द्वारा दिया गया था कैपिटलिस्टिक सोशलिस्ट इकोनॉमी के द्वारा कि आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने से सबसे बड़ा ये लाभ होता है कि लोग पैसे कमाने के लायक हो जाते हैं और पैसा कमाने के बाद, रिसोर्सेज अर्न करने के बाद लोगों के पास उसका खुद का ऑप्शन होता है कि वो उन रिसोर्सेज को किस जरूरतों पर, किस उपयोगिताओं पर, किस इच्छाओं पर खर्च करना चाहते हैं। इससे लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इंक्रीज कर जाता है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ था, दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ था ये कि कितने रिसोर्सेज को हम अभी खर्च करें और कितने रिसोर्सेज को हम फ्यूचर के लिए बचा कर रखें। तो इनका कहना है कि जितनी कम से कम जरूरत हो हमारी उतने कम से कम रिसोर्सेज खर्च करो अभी, और अधिक से अधिक हम अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा कर रखना चाहते हैं। तो इस टॉपिक के खत्म होने के साथ ही हमको दोनों टाइप ऑफ इकोनॉमी के द्वारा हमारे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जवाब मिल चुका है। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था आधी बात कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था और आधी बात सोशलिस्ट इकोनॉमी की मानती है। तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों का जवाब आप सभी लोगों के द्वारा, हमारे भी द्वारा मिक्स्ड इकोनॉमी में मिल चुका है शायद, जिसे हम जानने की कोशिश करें। तो
पहला क्वेश्चन था व्हाट टू प्रोड्यूस, तो ऐसे गुड्स का भी प्रोडक्शन करो जिसमें प्रॉफिट मोटिव हो, मगर साथ साथ ऐसे गुड्स का भी प्रोडक्शन करो जिससे वेलफेयर मोटिव भी हमारा पूरा हो। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ टू प्रोड्यूस, तो कुछ जगहों पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करना चाहिए और कई जगहों पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से भी प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो अमीरों के लिए भी प्रोडक्शन करो लग्जरियस गुड्स का जो उस पर मैक्सिमम प्रॉफिट पेड कर सके, और सभी के लिए नेसेसिटी गुड्स का भी प्रोडक्शन करना चाहिए। और फोर्थ क्वेश्चन था व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जरूरी है और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट में अपनी भागीदारी नहीं दे सकते हैं, तो उन लोगों के लिए फ्री फैसिलिटी अवेलेबल करवाना भी मिक्स्ड इकोनॉमी का उद्देश्य है, उनका ध्येय है। तो इस टॉपिक को समझने के बाद हमारा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ जो टॉपिक था वो अब खत्म हो रहा है। तो हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन चैप्टर की सबसे लास्ट टॉपिक सेंट्रल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये है क्या। तो इसके मेनली 3 नाम हैं, पीपीसी, पीपीएफ, या कुछ लोग इसे टीसी के नाम से भी जानते हैं। पीपीसी मींस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और पीपीएफ मींस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फ्रंटियर शब्द थोड़ा अनसुना लगता है हम लोगों के लिए, बट फ्रंटियर मींस होता है जो हमारे चित्र को प्रस्तुत करे, विच शोज आवर इमेज। तो PPC means production possibility curve and PPF means those frontiers which shows all production possibility। तो और तीसरा नाम इसका है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, PC फॉर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब इन तीनों नामों को जानने के बाद हमें ये जानना आवश्यक है कि ये PPC होता क्या है। तो यदि सिंपल सी भाषा में हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये बता सकते हैं कि पीपीसी एक कर्व होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो 2 गुड्स के अलग अलग प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस को शो करता हो। जब हमारे पास रिसोर्सेज फिक्स्ड हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी सबसे बेहतर और फिक्स हो, हमें अपने सारे रिसोर्सेज का संपूर्ण उपयोग करना चाहिए, कोई भी रिसोर्स हमारा दुरुपयोग ना होना चाहिए। इस कंडीशंस में 2 अलग अलग गुड्स के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, अगर उन्हें हम कर्व पर दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो जरा इसे प्रैक्टिकल फॉर्म में भी समझने की कोशिश करें। तो प्रैक्टिकल फॉर्म में पीपीसी को समझने से पहले हमें पीपीटी के बारे में समझना होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल के बारे में समझते हैं। आपके सामने उसे हम तैयार करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां हम लिखते हैं कॉम्बिनेशंस। अब 2 गुड्स लेंगे हम जिसके सभी कॉम्बिनेशंस को देखने की जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला गुड्स होगा हमारे लिए व्हीट अर्थात गेहूं और दूसरा राइस। तो यहां पर यूनिट्स के बारे में हमने नहीं चर्चा की है, तो सीधी सी बात जान लें, यहां पर टन्स के बारे में चर्चा की जाती है। पर टन जितने भी क्वांटिटीज लिखे जाएंगे गेहूं के या चावल के तो वो टन में ही लिखे हुए होंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट होगा इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बारे में हम इस पॉइंट को जानने के बाद ही जानने की कोशिश करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ए में हम देखते हैं कि जब हम गेहूं का उत्पादन 0 रखते हैं तो चावल का उत्पादन हम 15 टन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं,
प्रोडक्शन के लिए हमें 4 रिसोर्सेज की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। तो हमारे रिसोर्सेज फिक्स होने के कारण जब हम व्हीट का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन 0 रखते हैं तो राइस का उत्पादन 15 टन होता है। अब कॉम्बिनेशन बी पर हम जाते हैं तो देखते हैं कि जब हम व्हीट के उत्पादन को 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो राइस के आउटपुट को हमें 1 यूनिट कम करना पड़ता है। मींस अगर 1 टन गेहूं उगाने की कोशिश करते हैं हम तो, या गेहूं उगाते हैं तो हमें 14 टन ही चावल मिल पाता है। थर्ड कॉम्बिनेशन में हम फिर इसे 1 यूनिट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि जाकर हमें कुछ यूनिट फिर से चावल के सेक्रीफाइस करने पड़े। इसी तरीके से हम इस चार्ट को पहले पूरा कर लेते हैं। अब जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि जब चावल का 15 टन आउटपुट हो रहा था हमारे पास, गेहूं का उत्पादन 0 था। जो जो हम 1-1 यूनिट बढ़ाते गए गेहूं के उत्पादन को, जो जो 1 टन बढ़ाते गए तो चावल का उत्पादन हमने कम कर दिया। और आखिरी स्टेज, जिस कॉम्बिनेशन को हमने एफ नाम दिया हुआ है, उस स्टेज पर जाकर हमको पता चलता है कि जब हम गेहूं का 5 यूनिट उत्पादन करते हैं तो चावल 0 टन होकर रह जाता है। तो अब लास्ट कॉलम आपके सामने खाली है, हमारे सामने खाली है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, हम इसे जानने की कोशिश करें तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट। त्याग मूल्य ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। अवसर लागत का अर्थ होता है त्याग मूल्य। मतलब किसी भी गुड्स के 1 यूनिट को गेन करने के लिए हमें दूसरे गुड्स के जितने यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम इस आधार पर निकाल लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होना चाहिए। तो पहले कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि व्हीट 0 है और राइस 15 टन है, लेकिन इससे पहले हम उत्पादन नहीं कर रहे थे तो हम यहाँ पर ये नहीं जान सकते हैं कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, क्या हमको सैक्रिफाइस करना पड़ा है या कितना हमें गेन हुआ है। दूसरा कॉम्बिनेशन, जब हम 1 यूनिट व्हीट को बढ़ाते हैं तब हमें 1 यूनिट चावल मींस राइस लूज करना पड़ता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ 1। दूसरे कंडीशन में देखते हैं, फिर हम व्हीट को 1 यूनिट ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन में हमें राइस के 2 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, तो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2। इसी तरीके से 3, 4 और 5। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लियरली इस चार्ट में देखा है, तो अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होता क्या है, उत्पादन संभावना क्या होती है। तो ये है उत्पादन संभावना अलग अलग केसेस में। जब हमारे पास रिसोर्सेज फिक्स हो, हम अपने रिसोर्सेज का पूर्ण उपयोग कर पाने में संभव हो, तो कर पाना हमारे लिए संभव हो, हम किसी भी रिसोर्सेज का दुरुपयोग करें नहीं। तो इस कंडीशंस में साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल लेवल जो हमारे साथ है वो हाईएस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है जो अभी तक पहुंच चुकी है हम लोगों के बीच, और साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजी लेवल बीच में प्रोडक्शन के दौरान चेंज नहीं कर सकते हैं हम। तो इन तीनों बातों को मानते हुए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या होती है उन्हें हमने देखा। अब हम इसे कर्व के सहारे से आगे देखने की कोशिश करेंगे। जब इन इंफॉर्मेशंस को हम कर्व पर डिनोट करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पर हम
राइस को रखते हैं और यहाँ पर हम व्हीट को रखते हुए चल रहे हैं, जो 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4। कर्व बनाने का ये सही तरीका नहीं है, फिर भी अभी समय के अभाव के कारण हम इसी तरीके से आपको कर्व बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम उन संभावनाओं को, उन उत्पादन संभावनाओं को जिसे हमने पिछले चार्ट में देखा था, इस कर्व पर दिखाने की कोशिश करें तो कर्व कुछ इस तरीके से तैयार होता है, इस तरीके का तैयार होता है। तो इस कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं। अब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नेचर के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड फॉलिंग है, वो भी दाएं तरफ। तो इसका क्या कारण है? और ये जब हम ऊपर से इसे देखते हैं, ओरिजिन के पास से इसे हम देखते हैं तो ये कनकेव नजर आता है। तो इन दोनों का कारण हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, पिछले चार्ट पर आप लोग जाएं और देखें कि वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मींस 0, 1, 2, 3, 4, 5। और इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने के कारण ओरिजिन की तरफ से जब हम इसे देखने की कोशिश करते हैं तो ये कनकेव नजर आता है। और इसका राइट वार्ड बेंडिंग टुवर्ड्स राइट, डाउनवर्ड बेंडिंग टुवर्ड्स राइट का कारण क्या है? तो जब हम एक पीपीसी में प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशंस के लिए, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए एक गुड्स के यूनिट को बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड्स का यूनिट हमें सेक्रीफाइस करना होता है। एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा खुद ब खुद घटता चला जाता है, और यही कारण है इसके कनकेव होने का। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर को मैंने आप सभी के सामने बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही चुने हुए टॉपिक्स को रखने की कोशिश की। अब अगर आपके सामने में इससे विरत कोई प्रश्न आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं।